अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले इस फाइलम के जो नेम है आर्थ्रोपोडा, उसको अगर हम देखें तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बने हैं। एक है आर्थ्रोन और एक है पोड्स। आर्थ्रोन का मतलब होता है जॉइंट और पोड्स का मतलब होता है फीट। पोड्स का मतलब होता है फीट। तो वो लफ्ज़ आर्थ्रोपोडा का मतलब हुआ जॉइंटेड फीट्स। इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके जो पाँव होते हैं या उनके जो अपेंडिजेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इसलिए हम इस फाइलम को हमने नाम दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इस फाइलम में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मोर देन स्पीशीज़, मोर स्पीशीज़ देन एनी अदर फाइलम, मोर स्पीशीज़। और इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कॉकरोचेस आ जाते हैं, बटरफ्लाइज आ जाती हैं और मॉस्किटोज़ आ जाते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, यानी उसके सेगमेंट्स बने होते हैं, उसके पोर्शन बने होते हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ होती है सेगमेंटेशन। यानी फॉर एग्जांपल इनमें हमारे अगर ये इनकी पूरी बॉडी है तो इनमें हमारे पास इस तरह के सेगमेंट्स बने होंगे। ये देखें छोटे छोटे पोर्शंस बने होंगे, बॉडी पूरी नहीं होगी, उसके सेगमेंट्स बने होंगे। और ये देखें एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जो चीज़ ज्वाइन कर रही है ना उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। इनमें क्यूटिकल जो होती है वो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ ज्वाइन करती है। और ये जो क्यूटिकल होती है ये हमारे पास इसके भी प्रॉपर्टीज़ देख लें। ये थिन होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनालिड जो हमने फाइलम पढ़ा था, ये माना जाता है कि इनका जो ओरिजिन है ना वो बिल्कुल सेम है एनालिड्स के ओरिजिन के, कॉमन ओरिजिन विद एनालिड्स। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि इनकी तीन करेक्टर्स ऐसे हैं जो एनालिड्स से मिलते हैं। वो तीन करेक्टर कौन से हैं? सेगमेंटेशन, मैंने आपको बताया था एनालिड्स में मेंटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन, अपेंडेजेस, एनालिड्स में भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उनमें भी लोकोमोशन के ऑर्गन्स होते हैं। और तीसरी हमारे पास क्यूटिकल, क्यूटिकल भी दोनों में पाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो आर्थ्रोपोडा वो वाहिद फाइलम है जिसके मेंबर्स हर किस्म का हैबिटेट रखते हैं। मतलब इनमें हमारे पास उड़ने वाले जानदार भी होंगे, इनमें हमारे पास पानी में रहने वाले जानदार भी होंगे, इनमें हमारे पास समंदर में रहने वाले, मतलब हर हैबिटेट इनके पास इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इनके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है इनमें। इनमें हमारे पास वॉर्म लाइक बॉडीज़ भी होती हैं, वॉर्म लाइक बॉडीज़ भी होती हैं, वॉर्म की तरह की। और इनमें हमारे पास फ्लाइंग इंसेक्ट्स की तरह की बॉडी भी होती है। इनमें दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक वॉर्म लाइक बॉडी और एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स की बॉडी। जिसमें जो हमारे पास बॉडी होती है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। और इनकी जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उसके ऊपर हमारे पास क्यूटिकल पाई जाती है जो एक सेगमेंट्स को दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्ट करती है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। और ये क्यूटिकल आती कहाँ से है? ये जो इनकी बॉडी की ऊपर वाली लेयर होती है ना, बॉडी की जो ऊपर वाली लेयर होती है सबसे, जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं, एपिडर्मस, वो ये इस क्यूटिकल को सेक्रेट करती है, वो इस क्यूटिकल को बनाती है। उसके बाद हम इनमें बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो ये होते तो सिलोमेट्स हैं, इनमें सिलोम पाई जाती है। लेकिन ये जो सिलोम है ये एक नई तरह की सिलोम में तब्दील हो जाती है जिसको हम हीमोसिलोम कहते हैं या हीमोसील कहते हैं जिसको हम। ये हीमोसील क्या है? हीमो का मतलब होता है ब्लड। तो ये जो सिलोम होती है ना इसका जो ज़्यादातर कनेक्शन होता है ब्लड के साथ, तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया हीमोसील। ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। ये इनकी बॉडी में ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसको देख रही होती है।
उसके साथ इसके कनेक्शन होते हैं, इसलिए हमने सिलोम से हटा के इसका नाम हीमोसील रख दिया है। और याद रखना है कि ये सिलोम से रिड्यूस होती है, यानी ये थोड़ी सी कम होती है सिलोम से, रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, इसको हम रिड्यूस सिलोम भी कहते हैं। या आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हीमोसील इज़ रिड्यूस सिलोम। उसके बाद अगर हम इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन हमारे पास इनमें मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए होती है। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन है वो किसके ज़रिए होती है, तो वो मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए होती है, ट्यूब्यूल्स। और इनमें जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट, वो भी आपने याद रखना है कि वो किस फॉर्म में निकलता है, सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में, सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में। ये सारी एमसीक्यूज़ की बातें जो कि आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है। उसके बाद जो इनका करैक्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनमें ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ट्यूब टाइप से क्या मुराद है, यानी उसकी दो ओपनिंग होती हैं, ट्यूब टाइप होता है, ठीक है। यानी उसकी दो ओपनिंग होती हैं, ऊपर वाली साइड पे हमारे पास माउथ होगा और नीचे वाली साइड पे हमारे पास एनस होगा। माउथ से फूड आएगा और एनएस से फूड बॉडी से रिमूव होगा। और इनमें हमारे पास जो फूड होता है वो भी आपने याद रख लेना है। फूड जो होता है हमारे पास वो दो तरह का होता है, एक तो ये स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं और दूसरा ये स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। ये भी आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम इनमें इनका करैक्टर देखें तो इनके नर्वस सिस्टम इनमें किस तरह का होता है वो भी देखते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह का होता है गैंग के दो हमारे पास पेयर्ड गैंग्लियाज होते हैं, गैंग्लियन, ऐसे गैंग्लियन इस तरह का होता है। गैंग्लियन किसको कहते हैं हम, न्यूरॉन में हमारे पास जो सेल बॉडी होती है उसके जो क्लस्टर होता है ना, मतलब उनका जो गुच्छा होता है उसको हम गैंग्लियन कहते हैं। ये चैप्टर 3 की बातें हैं, सेकेंड ईयर की। ये दो गैंग्लियन होते हैं और ये फिर हमारे पास जाके ना एक नर्व कोड से मिल जाते हैं। इस तरह का हमारे पास इनमें ना नर्वस सिस्टम होता है। और फिर इस गैंग्लियन से, ये जो हमारे पास गैंग्लियन बने हैं, इससे नर्व्स निकलती हैं और वो सारी बॉडी में मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाती हैं। तो नर्वस सिस्टम इनमें इस तरह का होता है। उसके बाद इनमें सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो हमारे पास दो तरह के होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। आइज़ होती हैं इनमें और एंटीना होते हैं, आइज़ और एंटीनास। ये इन्फॉर्मेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंटीना और आइज़। उसके बाद इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फाइलम एनालिडा वो पहला फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा वो वाहिद फाइलम है, वो पहला फाइलम है जिसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, जिसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है। इनसे पिछले जितने भी फाइलम्स हैं उनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं था। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें इनमें कुछ इस तरह का होता है, एयर ट्यूब्स होती हैं जिनके ज़रिए हमारे पास रिस्पायरेशन होती है, एयर ट्यूब्स जिनको हम ट्रेकिया कहते हैं, एयर ट्यूब्स होती हैं। कुछ इस तरह की हमारे पास एयर ट्यूब्स होती हैं इनमें, ये एयर ट्यूब्स होती हैं। और ये फिर हमारे पास एक ओपनिंग होती है, उसके ज़रिए बाहर यहाँ से निकलता है सारा कुछ, जिसको हम स्पायरिकल्स कहते हैं, स्पायरिकल्स कहते हैं। इनको हम, ये जो ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास एयर बाहर आती है उसको हम स्पायरेकल्स कहते हैं। इसके बाद इनमें हमारे पास आ जाता है, रिस्पायरेशन की बात कर ली हमने, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमने फाइलम एनालिडा में बात की थी कि उसमें हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड होता है वो वेन्स में और आर्टरीज में मूव करता है। जबकि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो ओपन होता है, यानी उसमें जो ब्लड है हमारे पास वो बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करता है, किसी वेन्स या आर्टरीज में मूव नहीं करता। और ये भी बात याद रखनी है, जो ब्लड होता है ना उसको हम, वो उसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, वो कलरलेस होता है, कलरलेस ब्लड। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी
कॉकरोच को मारते हैं तो उसमें से जो ब्लड निकलता है वो वाइट रंग का होता है, क्योंकि उसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए उनका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है, रेड नहीं होता। उसके बाद हम इनके स्केलेटन की बात करते हैं। तो इनका जो स्केलेटन होता है ना वो एक्सटीरियर साइड पे होता है, यानी बाहर होता है बॉडी के, जिसको हम एक्जोस्केलेटन कहते हैं, एक्जोस्केलेटन। और मैंने आपको बताया था ये किससे बना होता है, क्यूटिकल से बना होता है। और इसके इसके अलावा ये हमारे पास काइटिन से बना होता है, ये इनका स्केलेटन होता है। उसके बाद अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें हमारे बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होती है, स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ओवा प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। ये इनमें रिप्रोडक्शन का होता है। और याद रखने कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल की बॉडी पे मौजूद होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल की बॉडी पे मौजूद होगा। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। इसके बाद इनमें एक बहुत बड़ा बाद इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस से क्या मुराद है? मेटा का मतलब होता है चेंज और मोर्फोसिस का मतलब होता है फॉर्म में चेंज। तो इनके लाइफ साइकिल के दौरान होता कुछ यूँ है कि इनके स्ट्रक्चर में ना बहुत ज़्यादा चेंज आता है। सबसे पहले ये एग की फॉर्म में होते हैं, फिर ये लार्वा बनता है एग से, लार्वा से हमारे पास प्यूपा बनता है और प्यूपा से फाइनली हमारे पास अडल्ट बनता है। तो ये देखें 4 चेंजेस आई हैं इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ये इनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। कुछ कभी कभार होता कुछ यूँ है कि हमारे पास ये जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं ना वो इनकम्प्लीट होता है। एग से हमारे पास लार्वा बनता है और लार्वा से हमारे पास फिर अडल्ट बन जाता है। इस चीज़ को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ऐसे अडल्ट को हम इंस्टार या निम्फ कहते हैं। इसका जो हैबिटेट होता है ना वो सेम लार्वा की तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटामॉर्फोसिस था और ये इनका एक बहुत बड़ा करैक्टर है इस फाइलम का।